जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये खबर गलत हुई तो तुम्हारा मैं क्या हाल करूँगा, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा तो होगा ना। अपने आदमी की बात सुनकर वो यकदम भड़क उठा था। बात ऐसी थी कि उसका गुस्सा होना लाजमी था। मैं जानता हूँ खान, पर खबर बिल्कुल पक्की है। मुस्तफ़ा हुरैन से निकाह कर चुका है। करीम अपने मालिक की तरफ देखता हुआ बोला, जो उस खबर को सुनने के बाद अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था करीम। उस मुस्तफ़ा ने हुरैन से निकाह करके मेरा पूरा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ सख्ती से भींचे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इतने सालों से मैं उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। मुस्तफ़ा की एक गलती और हुरैन मेरी गिरफ्त में होती, पर यह मुस्तफ़ा हर बार की तरह इस बार भी मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। वो अपनी टेबल पर मौजूद फ़ाइल को एक तरफ फेंकते हुए बोला, काश करीम, काश उस रात उस लड़के को हुरैन को ले जाने नहीं देता, या उस रात अपनी माँ की तरह वो भी मर जाती, तो आज मुझे इस जायदाद के लिए इतना इंतज़ार तो ना करना पड़ता ना। वो आज तक अपनी गलती पर पछता रहा था। अपनी एक गलती की वजह से उसे इतने साल इंतज़ार करना पड़ रहा था। खान, उस वक्त आपको मालूम नहीं था ना कि जो आपको चाहिए उस 3 साला बच्ची के पास है, इसलिए उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं। करीम सालों से उसका वफ़ादार था, हर अच्छे बुरे में उसके साथ बराबर का शरीक। आपका आदमी बिल्कुल सही कह रहा है खान साहब। इस बार कब से खामोश बैठा खान का वकील उन दोनों से मुखातिब हुआ। उसकी आवाज़ पर खान और करीम की तवज्जो उसकी जानिब पलटी। सारी जायदाद शुरू से उसके नाम थी, और अगर उसकी मर्ज़ी या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जायदाद ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते तो सब ट्रस्ट के नाम हो जाता। इसलिए हुरैन को हासिल करके कुछ फ़ायदा नहीं था। तुम्हारे भाई ने मरने से पहले बहुत सोच समझ कर ये विल बनाई थी। ये नई बात नहीं है, मैं ये सब जानता हूँ। मुझे इस मसले का हल बताओ बस। वो अपने वकील की बात पर खासा गुस्सा हुआ था। एक तो पहले उसका दिमाग ख़राब हो चुका था, और अब इस वकील की बातें उसके गुस्से को मज़ीद हवा दे रही थी। अगर आप हुरैन को ही रास्ते से हटा दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके वकील का शैतानी दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था, जबकि उसकी बात पर खान ने आईब्राउ उचकाकर उसकी तरफ देखा। साफ साफ बोलो, क्या कहना है? उलझी हुई बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब वो अपनी जगह पर बैठता हुआ बेतासुर चेहरा उसकी तरफ लिए देख कर बोला था। अब की बार करीम की तवज्जो भी मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब हुई थी। अगर आपको इस सारी जायदाद चाहिए ना, ये वाली, तो हुरैन को मार डालो, आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो बड़े इत्मीनान से कहता खान के सामने वाली चेयर पर आ बैठा। हमें बस सिर्फ ये प्रूफ करना होगा कि वो मर चुकी है, फिर सब आपका। और अपने वकील की बात सुनकर इतने वक्त में पहली बार खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। तुम जानते हो करीम, तुम्हें क्या करना है? वो अब सामने खड़े करीम की तरफ देखकर खबासत से हंसा। अगर पहले ही तुम मेरी बात आसानी से समझ जाते तो तुम्हारी तरह से आज तुम्हारी बेटी को भी यूं शहीद नहीं होना पड़ता। वो अपनी सोच में अपने भाई से मुखातिब हुआ, जिसकी वो सालों पहले इसी जायदाद की वजह से जान ले चुका था। डैड, मैं भी आप दोनों के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चले ना। दादू जान भी घर पर नहीं है, और चाचू तो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए हुए हैं। मैं घर पर अकेला बोर हो जाऊँगा ना। वो जो आईने के सामने खड़ा अपनी टाई की नोट को सही कर रहा था, हादी की आवाज़ पर उसके हाथ लम्हे भर के लिए रुके। पलट कर उसने उसकी जानिब देखा, जो पिछले 10 मिनट से रोनी सूरत बनाए उसके साथ जाने की ज़िद कर रहा था। बेटा, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये बिज़नेस पार्टी है, आप वहाँ बोर हो जाओगे, पर मैं वादा करता हूँ इस संडे को आपकी पसंद की जगह पर ले जाऊँगा आपको। वो उसके फूले फूले गालों को चूमता बहुत मोहब्बत से बोला, मगर अपने बाप की बात पर उसका मूड नहीं बदला था किसी भी तरह। मामा देखे ना, डैड तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। आप ही ने समझाए ना कि मुझे भी आप लोगों के साथ ले चलें। तभी उसकी नज़र चेंजिंग रूम से निकलती हफ्सा पर पड़ी, तो वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका। हाँ हादी ठीक कह रहा है, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। वैसे भी मेरा हादी को अकेला छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। असफन जो अपनी तैयारी मुकम्मल करके आईने में अपना जायज़ा ले रहा था, हफ्सा की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़ कर देखा। हफ्सा पर नज़र पड़ते ही वो अपनी जगह जम सा गया। ब्लैक कलर की नेट की साड़ी में उसका गोरा जिस्म नुमाया हो रहा था। वो दम बखुद सा बस उसको तक रहा था। ये साड़ी वो खुद उसके लिए लेकर आया था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि हफ्सा के पास पार्टी में पहनने लायक कोई ड्रेस नहीं होगा, पर वो उसे बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि वो इस हद तक उसमें खूबसूरत लग सकती है। डैड, आप सुन रहे हैं ना? उसको हफ्सा पर नज़रें जमाए देख हादी ने फिर उसे मुखातिब किया। सुन लिया है, पर शायद तुम्हें बात समझ नहीं आ रही कि तुम नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। हादी की आवाज़ पर वो जैसे उसके शहर से निकला और फ़ौरन अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करता सख्त लहजे में बोला। अपनी बेखुदी का गुस्सा वो हादी पर उतार चुका था। और तुम जल्दी चलो, वैसे पहले ही तुम्हारी वजह से काफ़ी देर हो चुकी है, मैं और देर नहीं करना चाहता। वो सख्ती से उसको हिदायत करता कमरे से निकल गया। उदास मत होना बेटा, आपके डैड थोड़े गुस्से में, हम लेट हो गए हैं ना इसलिए। उसके जाने के बाद हफ्सा बहुत मोहब्बत से हादी की पेशानी चूमती उसको समझा रही थी। मामा, मैं उदास नहीं हूँ, आप फिक्र
फिक्र ना करें, आप जाएं, मैं आपका वेट करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोल उसके जाने के बाद हफ्सा ने बहुत प्यार से उसकी पेशानी चूमी और उसको समझाया, मामा मैं उदास नहीं हूँ, आप फिक्र ना करें, आप जाएं, मैं आपका वेट करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोला तो हफ्सा भी होले से हंस दी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो वो कार स्टार्ट कर चुका था। हफ्सा उसके गुस्सा करने से पहले ही कार में बैठ गई थी। सफ़र के दरमियान दोनों में कोई बात नहीं हुई, पूरा रास्ता खामोशी से कटा। एक घंटे की ड्राइव के बाद उसने एक बहुत ही शानदार होटल के सामने अपनी कार रोकी थी। वो कार से निकलता उसको अपने पीछे आने का कहता आगे बढ़ गया। हफ्सा अपनी साड़ी संभालती कार से निकलकर उसके पीछे चल दी। वो पहली बार किसी पार्टी में शिरकत कर रही थी। उसे डर भी था कि कहीं उस पार्टी में उसका अपना बाप और भाई ना नज़र आ जाए उसे। वो दिल में दुआएं करती आगे बढ़ रही थी। जैसे ही हॉल में दाखिल हुए वहाँ की सजावट देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका बाप भी बिजनेसमैन था, पर वो कभी इस तरह ऐसी जगहों पर नहीं गई थी। अपना मुंह बंद रखो वरना लोगों को लगेगा मैं तुम्हें सड़क से उठाकर लाया हूँ, वो उसके हवन्नकों की तरह देखने पर चोट करते हुए बोला। उसकी बात पर खिफत के मारे हफ्सा का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो बेचारी शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका गई। वैसे मैं तुम्हें यहाँ लाना तो नहीं चाहता था, बट क्या करूँ, मजबूरी थी। बस एक दरख्वास्त है, चुपचाप मेरे साथ रहना, बिला वजह अपना मुँह खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी यहाँ पर बहुत इज्जत है। वो उसको मज़ीद शर्मिंदगी से दो चार करके उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल करता अपने बिजनेस पार्टनर्स की तरफ बढ़ा। उसकी बात पर हफ्सा बस अपना गुस्सा जब्त करके रह गई, क्योंकि वो यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। और फिर सारा वक्त वो यूं ही उसे अपने साथ लिए सोशल और बिजनेस सर्कल में मुतारिफ करा रहा था। उस वक्त यहाँ शहर के अमीर तरीन हाई क्लास फैमिलीज़ मौजूद थी। ये सब हफ्सा के लिए बिल्कुल नया था। उसे अब थकन सी महसूस होने लगी। वो किसी पुरसकून जगह पर बैठना चाहती थी। उसकी नज़र एक तरफ कोने में मौजूद खाली टेबल पर पड़ी तो वो असमन से इजाज़त लेती एक तरफ कोने में आ बैठी। हील्स की वजह से उसके पैरों में भी दर्द शुरू हो चुका था। अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मिस? वो बेदिली से इधर उधर देख रही थी। जब अपने करीब से आती मर्दाना आवाज़ पर उसने नज़रें उठाकर देखा। बैठ जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो होले से मुस्कुराते उसको इजाज़त दे चुकी थी। ये जाने बगैर कि अपने पार्टनर से बात करते असमन की नज़र से ये मंजर पोशीदा नहीं रह सका। सो स्वीट ऑफ यू डियर, वरना आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह इजाज़त हरगिज़ ना देता। वो हफ्सा के बराबर वाली चेयर पर बैठकर बेतकल्लुफ़ी से उसके हाथ पर अपना भारी हाथ रखते बोला, जबकि हफ्सा ने बहुत एहतियात से उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाला। लगता है आप यहाँ अकेली आई हैं, आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। आपके साथ यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। उसकी खामोशी पर वो मज़ीद गोया हुआ, जबकि नज़रें उसका एक्सरे कर रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ बिजी हैं, इसलिए। उसकी बेबाक नज़रें और बेतकल्लुफ़ी से हफ्सा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, इसलिए उसने बताना ज़रूरी समझा कि उसका शोर यहाँ मौजूद है। जबकि जगह और माहौल को देखते उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कुराहट अभी भी मौजूद थी। ज़रूर कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। अगर आपके शोर की जगह मैं होता तो ऐसा हरगिज़ ना करता। वो खबासत से हंसता उसकी तरफ झुका, जबकि ये मंजर देखकर दूर खड़े असफन की गुस्से की वजह से रगें तनी थी। अब उसका ध्यान अपने पार्टनर्स की बातों से मुकम्मल हट चुका था। एक्सक्यूज़ मी, शायद मेरे शोर मुझे बुला रहे हैं। उसकी हद से बढ़ती बदतमीज़ी पर हफ्सा ने बहाना बनाकर जैसे ही उठना चाहा, वो शख्स तेज़ी से उसका बाजू पकड़कर उसको रोक चुका था। उस शख्स को हफ्सा को छूता देख असफन का सब्र जवाब दे गया। वो उन लोगों से इजाज़त देता उस तरफ पड़ा। अरे कहाँ जा रही हैं आप? बैठ जाइए, अभी तो हमारी ठीक से बात भी शुरू नहीं हुई। वो उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिया अजीब से अंदाज में बोला। वो खामोशी से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, जो उसकी मजबूत पकड़ के आगे नाकाम था। हफ्सा, घर चलें, देर हो रही है, और घर पर हादी भी अकेला है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जब असफन पीछे से उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते बोला। उसने जिन नज़रों से उस शख्स की तरफ देखा था, उसे महसूस करके उस शख्स ने फ़ौरन हफ्सा का बाजू आज़ाद किया। इतने लोगों की मौजूदगी में वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए सब्र का घूंट पीकर रह गया। असफन की मौजूदगी में हफ्सा को जैसे सुकून सा मिला, मगर उसके चेहरे के पथरीले तासुरात देखकर उसको अपनी जान हवा होती महसूस हुई। चलो, वो उसका बाजू सख्ती से पकड़े उसे वहाँ से खींचता हुआ लेकर बाहर आया। बगैर कुछ बोले अपनी कार का दरवाज़ा खोला। हफ्सा उसके चेहरे के तासुरात देखकर खौफसा महसूस कर रही थी। वो आहिस्ता से कदम उठाती फ्रंट सीट पर आकर बैठी। उसके बैठते ही असफन ने कार स्टार्ट कर दी। कार की तेज़ स्पीड उसके शदीद गुस्से में होने का पता दे रही थी। वो खामोश सी उसको ड्राइविंग करता देख रही थी। उसके गुस्से को देखकर हफ्सा में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। उस वक्त उसे असफन की खामोशी से डर लग रहा था, जाने उसकी खामोशी के पीछे कैसा तूफान छुपा था। दाऊद, जो मैंने तुम्हें काम बोला था, उस काम का क्या हुआ? वो अपने सामने टेबल पर रखे शराब के गिलास को हाथ में उठाकर एक ही घूंट में ख़त्म करते हुए बोला, और पास रखी बोतल में से फिर अपने लिए जाम उड़ेलने लगा गिलास में। बस करो मुस्तफ़ा,
बस करो मुस्तफ़ा, आज तुम ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हो और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। दाऊद उसके सवाल को नज़रअंदाज करता फिक्रमंदी से बोला। उसे जब कोई बात ज़्यादा परेशान करती वो तब इस तरह खुद को नशे में चूर कर लेता था, जैसे उस परेशानी से बचने के लिए उसके पास यही एक रास्ता हो। जो पूछा गया है दाऊद, उसका जवाब दो। मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सुरखंगारा आंखें लिए सख्त अंदाज में बोला था। ये उसका नशा बोल रहा था, वरना वो उससे इस अंदाज में कभी बात नहीं करता था। बेफिक्र रहो, खान पर हर लम्हा मेरी नज़र रहती है, उसके कुछ भी करने से पहले मुझे खबर मिल जाएगी। जबकि इस दौरान वो एक और गिलास अपने हलक के नीचे उतार चुका था। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अब तुम जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो गिलास को अपने लबों से लगाते हुए बोला। मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा, तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए, तुम ठीक नहीं लग। वो मज़ीद बोला, पर सामने वाले पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। वो गुस्से में धाड़ा था। उसकी तेज़ आवाज़ पर स्टडी में दाखिल होती हुरैन के कदम अपनी जगह रुके थे। दाऊद साहब जो वापसी के लिए पलटे, अपने पीछे हुरैन को देखकर एक लम्हे के लिए रुके, फिर उसके सर पर हाथ रखते वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद हुरैन खामोशी से खड़ी मुस्तफ़ा को देखने लगी, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर कतरा कतरा नशा अपने अंदर उतार रहा था। मुस्तफ़ा, आप ठीक हैं? आज आपने खाना भी नहीं खाया, मुझे फ़िक्र हो रही है। वो परेशानी में अपनी उंगलियां मरोड़ती उससे मुखातिब हुई, जो अभी भी उसकी मौजूदगी से बेखबर था। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आती? हुरैन की आवाज़ पर उसने हाथ में मौजूद ग्लास पूरी कुव्वत लगाकर दीवार पर दे मारा था। उसके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल पर हुरैन अपनी जगह कांप कर रह गई थी। उसे मुस्तफ़ा की फ़िक्र हो रही थी, जो सुबह से काफ़ी परेशान दिख रहा था। अगर कोई और वक्त होता तो वो डर कर यहाँ से भाग जाती, मगर सामने बैठा शख्स कोई और नहीं, उसका अपना शोहर था, और वो यूं उसको इसी हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। इसलिए आहिस्ता से कदम उठाती जाकर सोफे पर उसके करीब आन बैठी। जब आप मेरी परेशानी और मेरी बीमारी में मुझे अकेला नहीं छोड़ते तो फिर मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? वो उसको देखती हुई बोली, जो सोफे की पुश्त पर अपना सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। अपने बहुत करीब हुरैन की आवाज़ सुनकर उसने यकदम से अपनी आंखें खोली और गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। जो आंखों में बेपनाह चाहत ली उसी को देख रही थी। उसकी नज़रों में जाने ऐसा क्या था कि वो अपने अंदर उठते जज्बात को काबू नहीं कर पाया, और उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता उसे खुद से लगा चुका था। हुरैन उसके इस अमल से लम्हे भर के लिए अपनी जगह साकित रह गई। मुस्तफ़ा की गर्म सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करके वो जैसे होश में आई। उस पर अजीब सी कैफियत तारी हुई। मुस्तफ़ा के मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द बंधे थे। चेहरा उसके बालों में छुपाए वो पूरी तरह उसे अपनी आगोश में ले चुका था। स्टडी रूम की मायने के इस खामोशी में दोनों बस एक दूसरे की बेतरतीब होती धड़कनों को सुन रहे थे। मुझसे दूर रहो हुरैन, वरना एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बालों में चेहरा छुपाए बोला। बोलते हुए उसके लब हुरैन की गर्दन को छू रहे थे। उसके पुरहिद्दत लम्ह से उसके जिस्म का खून उसके चेहरे पर सिमट आया था, पूरा का पूरा। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर लाकर नहीं खड़ा कर सकता जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। वो अब उससे जुदा होता उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेते बोला। मुस्तफ़ा, मैं पहले ही उस रास्ते पर मौजूद जहाँ से कभी वापसी नहीं हो सकती। वो उसकी नशे से होती लाल आंखों को देख रही थी, जबकि उसके जवाब पर मुस्तफ़ा की नज़रें उसके चेहरे के एक एक नक्श को गौर से देखने लगी। उसका दिल शिद्दत से चाहा कि उसके हर नक्श को अपने लबों से छू ले, और अपने दिल की इस ख्वाहिश पर राज़ी होते हुए उसके चेहरे पर झुका और अपने तहकते लब उसकी पेशानी पर मौजूद निशान पर रख चुका था। वो उसकी इस गुस्ताखी पर हुरैन अपना सांस रोक कर रह गई। वो बस आंखें बंद किए उसके लम्स को महसूस कर रही थी। वो उसकी पेशानी से अब दोनों आंखों तक पहुंच, आंखों से होते उसकी छोटी सी नाक को छुआ। दोनों रुखसार पर बारी बारी अपना लम्स छोड़ता वो रुका, और हुरैन बस आंखें बंद किए बैठी अपनी सांसों को उसकी सांसों में उलझता महसूस कर रही थी। तुम बहुत मासूम हो हुरैन, मैं तुम्हारी मासूमियत खोना नहीं चाहता, ना तुम्हें बिखरता हुआ देख सकता हूँ। वो उसकी बंद पलकों को देख रहा था, जो उसकी इतनी गुर्बत से लरस रही थी। और मैं आपको नहीं खोना चाहती मुस्तफ़ा, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरी रूह, मेरी सांसें हैं आप। उसके इस कदर खुले इजहार पर मुस्तफ़ा के अंदर एक अलग सा सुकून उतरा, जो उसकी जलती रूह को सरशार कर गया। तुम भी मेरी रूह हो हुरैन, मेरी ज़िंदगी, वो खुमार आलूद लहजे में कहता इस बार उसके नर्म मुलायम लबों पर अपने तहकते लब रख चुका था। उस वक्त वो नशे में था, वो नहीं जानता था क्या कर रहा है। वो बस उस पर झुका उसकी सांसों को खुद में उतार रहा था। उसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि हुरैन को अपना सांस
उत्सुकता महसूस हुआ। उसने मुस्तफ़ा की शर्ट पर अपनी पकड़ सख्त की तो मुस्तफ़ा अपने बेलगाम होते जज्बात पर काबू पाता उससे जुदा हुआ और उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिकाकर अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते देखने लगा। मुझे कभी मत छोड़ना हो वरना मैं तन्हा हो जाऊंगा। वो उसके रुखसार को नमी से छूता उसके सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर चुका था। उसके भारी वजूद के बोझ से हुरैन थोड़ा सा पीछे कोई और अपनी कमर को सोफे की पुष्ट से लगाया। अब वो दोनों आधे सोफे पर लेटे हुए थे। मुस्तफ़ा तो उसके सीने पर सर रख नींद की वादियों में उतर चुका था, जबकि हुरैन अब आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ चला रही थी। उसे बार बार मुस्तफ़ा की हरकत याद आ रही थी जिससे उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो सब सोचकर उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आई। उसने झुककर मुस्तफ़ा के बालों पर अपने लब रखे और आंखें बंद करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगी, जो उस पोजीशन में नामुमकिन थी। वो नहीं जानती थी सुबह उठकर मुस्तफ़ा का रवैया कैसा होगा। शायद नशे की वजह से सुबह उठकर वो सब भूल भी जाए, पर हुरैन चाहती थी कि यह रात यहीं रुक जाए और वो यूं ही उसके करीब रहे।